नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान मेरी पहचान की जानिब से एक सिलसिला जो हमने शुरू किया है, काफ़ी अरसा हम थोड़ा खामोश रहे, कुछ चीज़ें हम सेट करते रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जिस जोश के साथ, जिस पैशन के साथ और जिस बलबले के साथ हम आगे आ रहे हैं, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए हैं कि जो आपके ज़ौक़ के मुताबिक, आपके शौक़ के मुताबिक वो ज़रूर होंगे। आज पाकिस्तान मेरी पहचान के मारूफ प्रोग्राम बातचीत विद ख़ावर अब्बास का दूसरा एपिसोड है और आज हमारे जो मेहमान हैं, हमने आपसे वादा किया था कि हम ऐसी शख्सियात को आपके सामने लेकर आएँगे कि जो वाक़ईतन पाकिस्तान की और अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, ये ऐसा समझ लें कि मल्टी टैलेंटेड शख्स ही आप इनको कह सकते हैं और इनकी खिदमात हर हवाले से ही हैं। आप मज़हब का ज़िक्र करें तो मज़हब में इनकी खिदमात है। अगर आप सोशल ज़िक्र करें तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अगर आप यूथ के रिलेटेड बात करें तो यूथ को भी प्रमोट करते हैं और अगर आप इनका सियासत के लिहाज से ज़िक्र करें तो सियासी शख्सियत जानी-पहचानी है। तो मैं मुख़्तसर सा इनका तारुफ़ आपको ये बताता चलूँ कि खर्ल वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की ये सूबाई सदर हैं और मरकज़ी तंज़ीमात अहले सुन्नत के ये सीनियर नायब सदर हैं हवेली लखा के और उसके अलावा अगर आप सियासत की तरफ आते हैं तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के नायब सदर ज़िला उकाड़ा के रह चुके हैं और उसके साथ-साथ अगर आप इन तमाम चीज़ों से हटें और निजी लाइफ़ की तरफ आएँ, तो इन्होंने 17 साल बैंकिंग सेक्टर में अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। मेरी मुराद कोई और नहीं बल्कि राय अहमद हसन जिंदेका साहिब। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला और हमें दिया और अवाम से बातचीत, डायरेक्ट बातचीत के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले तो राय साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत ज़्यादा शुक्रिया इसलिए भी आप हर सिलसिले में नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि चूँकि हर चीज़ें अलग, सियासी खिदमात अलग, सोशल एक्टिविस्ट अलग, मज़हबी खिदमात अलग, लेकिन एक इनका जो कारनामा, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा है, वो ये है कि इन्होंने अपने इलाके के अंदर रहते हुए कादियानियों के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, उन उसके तौर पर इनको बहुत जाना-पहचाना जाता है और मैं खराजे तहसीन भी पेश करता हूँ कि इन्होंने तफ़्ज़े नमूसे रिसालत के लिए जो तब कदम उठाया था जब नाम लोग नहीं लेते थे और इन्होंने तब कादियानियों के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये इनके लिए हम आगाज़ में इनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। तो राय साहब सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ़ एक सवालात का जो सिलसिला है उसका शुरुआत करता हूँ और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चूँकि आपका सियासी बैकग्राउंड पस पर्दा आपने सियासत में बहुत हिस्सा लिया। आप देख लें कि अगर चंद अरसा पहले आपके सियासी करियर पर हम नज़र दौड़ाएँ तो आप बाकायदा तो आपने अनाउंसमेंट नहीं की थी कि मैं बाकायदा कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त भी आप तमीर वतन ग्रुप मंजूर भट्टू के साथ थे और उनके साथ रहते हुए आपने अपने इलाके की खिदमत की। लेकिन अचानक से तमीर वतन ग्रुप को छोड़ जाना और सियासत में एंट्री करना, हालाँकि आपका ताल्लुक तो मंजूर भट्टू साहब के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि आपने उनको खैरबाद कह दिया और खैरबाद ऐसा कहा कि उनकी पार्टी तक छोड़ दी और अलग हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, ख़ावर भाई क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। मोस्ट वेलकम आप तशरीफ़ लाए नामा जिंदे की। मैं भाई को वेलकम करता हूँ और आपकी टीम को भी वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आए और मुझे अवाम तक में अपनी आवाज़ पहुँचाने का जो आप ज़रिया और सबब बने। जो आपने मुझे बात की कि सियासत के हवाले से पस पर्दा रह के, तो उस पे मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब का जो सियासी कैरियर पूरी लाइफ का उनका सियासी कैरियर है, उनकी खिदमात हैं। जिस वक्त हमारे इलाके का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट होता था, तो हमारे घर का उस वक्त भी सियासत में रोल होता था और मियाँ अता मोहम्मद माने का या मियाँ गुलाम मोहम्मद माने का इलेक्शन जब कंटेस्ट करते थे, तो इस हल्के में जो उनके करीबी दोस्त और उनके वेल विशर्स होते थे, उनमें मेरे वालिद साहब भी होते थे। उनमें दीवान फैमिली थी, ज़फ़र खान लोधी मरहूम थे, रऊफ़ खान के वालिद साहब थे और एक बशीर कुरैशी साहब होते थे हवेली में और इधर हमारे मेरे वालिद साहब होते थे। तो उस वक़्त वो सियासी तौर पे उनकी खिदमात चलती आईं। फिर मियाँ मंजूर अहमद खान भट्टू के साथ जब शामिल हुए, जब इन्होंने पहली दफ़ा ज़िला कौंसिलर का चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा, तो हम इनके साथ शामिल हो गए। वालिद साहब वो कुछ हल्के की वजूहात थी, इनकी मेहरबानियाँ थी या इनके कुछ रिलेशंस थे मियाँ साहब के।
तो फिर 40 साल हम मियां मंजूर अहमद खान भट्टू साहब के साथ ही रहे, मेरे वालिद साहब। बस पर्दा में जो है मेरे वालिद साहब की ये हमेशा पॉलिसी रही थी कि पीछे रह के जो काम किया जाए और हम अपनी फैमिली में से किसी को भी जो भी ख्वाहिशमंद हो उसको प्रमोट करें बल्दियाती इलेक्शंस में। और आप जो है वो आप अपने जो एजुकेशंस बच्चों की और बिजनेस में और एग्रीकल्चर्स में मुआशी तौर पे आप अपना बेशक। रोल अदा करें, इसको स्टेबल करें। और अगर फैमिली में से कोई ख्वाहिशमंद हो तो हम उसको इलेक्शन लड़ाएं, उसके लिए इन्वेस्ट भी करें और उसको आगे भी लेके जाएं। तो ये मेरे वालिद साहब की हमेशा ये पॉलिसी रही और हम भी उसी पे चलते रहे। लेकिन वालिद साहब 2013 में वफात पा गए। मैंने 2009 में बैंक से रिजाइन किया। वालिद साहब ने कहा जॉब छोड़ें, वापस आ जाएं। तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए, अपने डेयरी को डेवलप किया और उसके बाद पोल्ट्री फार्म्स वगैरह बनाए, अपने बाकी सिस्टम्स एग्रीकल्चर को फील्ड में आ गए। 2013 में वालिद साहब की वफात के बाद ये जो बिरादरी की तरफ से सबसे पहले वालिद साहब आगे होते थे, लीड करते थे, तो ये जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। तो मैंने मियां मंजूर अहमद खान के साथ कोशिश की कि हम उनके साथ चलें और उस तल्लक को निभाएं और निभाते भी रहे। लेकिन कुछ मियां साहब के ग्रुप में कुछ ऐसे उनके खुशामदी साथी जो हैं, जो हर पार्टी में होते हर हैं। पार्टी में जी, होते हैं, उनकी ये हमेशा कोशिश रही कि मियां मंजूर अहमद खान के साथ उनका कोई सिंसियर दोस्त ना रहे। सही। वो चाहते थे कि मियां साहब को ब्लैकमेल करें और मियां साहब के दोस्त जो हैं उनको वो अंडर प्रेशर रखें। सही। और भाई ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली है खर जी, जी। राजपूत। आज तक हमारे खानदान में कोई भी अंडर प्रेशर होके ब्लैकमेल होके कभी बिल्कुल, भी हमारी ये विरासत में नहीं है, बिल्कुल, ये हमारे ब्लड में नहीं है। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब भी नहीं होते थे कभी भी। जब मियां साहब चीफ मिनिस्टर होते थे तो उस वक्त भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको सुना लेते थे, अपने मौकफ पे डट जाते थे। और मियां साहब को छोड़ने की वजूहत आपने पूछी तो हम कहते हैं आज भी कि हमने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा है। अच्छा, सही। और उसकी वजह भी ये थी कि हमने हमेशा अपने हल्के की गरीब आवाम का साथ दिया है। मेरे वालिद साहब की भी यही हमेशा खिदमत आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए थी और हमारी भी वही है। यहाँ पे हमारे कुछ खल बरादरी के गरीब से लोग थे, तो उनकी जमीन पे मियां साहब के कुछ कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया। मैंने वो कब्जा छुड़वा दिया। SHO रियाजुद्दीन गुज्जर था, सही। वो बाद में परे पंचायत हुई, मियां साहब के पास केस चला गया। मैंने मियां साहब को 2 ऑप्शन दी, या आप मेरिट कर दें या आप न्यूट्रल हो जाएं। तो मियां साहब ने मुझे कहा कि हाजी साहब मेरिट कैसा? मैंने कहा मियां साहब मैं हो गया हूँ 50 ईयर्स का उस वक्त, आप 80 के करीब पहुंचने वाले हैं, 70 प्लस हैं, तो अल्लाह ताला को हमें जान देनी, हमें मेरिट करना चाहिए इस पे। सही। अगर आप मेरिट भी नहीं कर सकते, आप न्यूट्रल हो जाएं, मैं जानूं और वो कब्जा ग्रुप जाने। बिल्कुल। कब्जा ग्रुप भी वो नवाब अली कलर्स एंड कंपनी था। तो मियां साहब ना न्यूट्रल हुए, ना मियां साहब ने मेरिट किया। तो बस ये बेस बनी, ये वजह बनी कि वजह बनी। फिर हम लोगों ने फैसला कर लिया कि नहीं, हम अपने इलाके की वो जो हमारे गरीब खानदान, हमारे खल बरादरी में जो गरीब लोग हैं, वो 1 एकड़ में 12 घर थे, 12 फैमिलीज थी जिन्होंने परचेज किया 1 एकड़। सही। उसमें किसी के पास 7 मरले थे, किसी के पास 12 मरले थे, सही। किसी के पास कनाल थी, वो उन्होंने रहने के लिए परचेज की थी जगह, जिस पर कब्जा हो गया। जिस पे कब्जा हुआ। वो मैंने कब्जा छुड़वाया। बाद में एक लंबा इशू चला, अब भी लिटिगेशन चल रही है। तो फिर अब जब वो हमारा ज़मीर मुतमिन नहीं हुआ कि जिस जगह पे खड़े हों, जिस ग्रुप में खड़े हों, जिसके साथ मिलके सियासत कर रहे हों, जब वहां पे अपने दोस्तों को इंसाफ ना दे सके तो वहां पे हमें खड़े होने की जरूरत नहीं। ये यही बिल्कुल वजह थी बिल्कुल। काबर भाई वापस आने की। और वापस आके फिर ये बड़ा मुश्किल फैसला था सियासत में आना। ये कठिन बड़े रास्तों से चलते हुए पता 6 था कि अब माह आगे। हमने 6 माह हम खामोश रहे, सही। घर में बैठे रहे, यही सोचते रहे कि हमें क्या करना चाहिए अब। फिर ये फैसला किया कि नहीं, अगर ये अवाम की, पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए सियासत ज़रूरी है, तो फिर हम इस मैदान में आएंगे और सियासत में अपना रोल अदा करेंगे। ये बड़ी अच्छी आपकी जो है वो कोशिश भी है। आप कह लेंगे आपने अपने अपनी कौम के लिए या फिर अपनी बिरादरी के लिए और ऐसे लोगों के लिए आपने कदम उठाया जो कि उस वक़्त एक तरह का ज़ुल्म ही उन पर ढाया जा रहा था कि जब किसी से घर छीन लिया जाए, छत छीन ली जाए, तो इससे बढ़कर कोई ज़ुल्म हो नहीं सकता। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि राय अहमद हसन जिंदे का साहिब जो हैं,
ये पीपी 190 से सूबाई इलेक्शन के कंटेस्टेंट भी हैं और इनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। तो इसके रिलेटेड आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर तारीख पे होंगे? और अगर नहीं तो क्यों? क्या वजूहात हो सकती हैं? ख़ाबिर भाई, इलेक्शंस तो मुकर्रर तारीख जो है इस पे होते नज़र नहीं आ रहे। 14 तारीख पे तो नहीं हो रहे, होंगे ज़रूर, लेकिन लेट होंगे। एक साथ ही होंगे इलेक्शंस, होने भी एक साथ चाहिए इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस जो कौमी और सूबाई एक साथ ही होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सूबाई इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर कौमी के अलहदा होंगे तो वो कभी भी फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल। इसमें एक टेक्निकल चीज़ जो है वो हमारी जितनी भी यूथ है वो नहीं समझ रही कि अभी हमारी मरदमशुमारी हो रही है। मरदमशुमारी हो रही है तो हमारे पूरे पंजाब की जो आबादी है वो बढ़ जाएगी। जब पंजाब की आबादी बढ़ेगी तो हमारी सीटें भी बढ़ जाएंगी, सूबाई और एमएनएस की। बिल्कुल, हल्के जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। चेंज हो रहा है। अगर सूबाई इलेक्शंस पुरानी मरदमशुमारी पे हो जाता है तो एक तो हमारे सूबा पंजाब का ये भी इत्तेसाल हो जाएगा इसमें कि उसकी सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम। अगर ये नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शंस होते हैं तो ये सीटें हमारी सूबाई भी ज्यादा हो जाएंगी और मरकज़ी में नेशनल सीटें भी ज्यादा हो जाएंगी। तो अभी अगर सूबाई इलेक्शंस तो हों पुरानी मरदमशुमारी पे तो कम सीट्स हों, और ये इसका फिर जो इफेक्ट पड़ता है जाके वो सेनेट तक पड़ता है सही। और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसमें भी पड़ता है, क्योंकि वोट देना होता है एमपीज ने, एमएनएस ने। तो इसलिए इलेक्शंस इकट्ठे ही होने चाहिए। ये तमाम पार्टीज जो हैं ये उनका मुतफिका राय है उनकी कि इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, और ये हालात भी उसी तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन एक साथ होंगे, चाहे वो अक्टूबर में हो जाए चाहे सितंबर में हो जाए, इलेक्शन ये एक साथ होंगे। पीडीएम जो है ये इलेक्शन से घबरा रही है, कतरा रही है या क्या मसला है? काबिल भाई, अब तो आप हम कह सकते हैं कि आप पीडीएम का हिस्सा हैं। नहीं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम उनके इत्तेहादी हैं। तो सपोर्ट किया है ना जी। नहीं, हम इत्तेहादी हैं, उनका हिस्सा नहीं है। ये आपको हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे सदर आसफ अली जरदारी साहब, ये उनका भी बयान है कि हम उनके इत्तेहादी हैं। हम उनका हिस्सा नहीं है, हम उन पे तनकीद भी कर रहे हैं। अगर हम उनका हिस्सा होते तो फिर हम अपने पार्टीज के जो कैंडिडेट्स उनको टिकट ना अलाट करते। हमने अपनी पार्टीज के कैंडिडेट्स को, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और चेयरमैन बिलावल साहब ने ये स्पेशली टिकट जारी करवाए। मेरा निशान तीर है, जबकि नून लीग ने अपना टिकट जारी नहीं किया, वो बाइकआउट करना चाहते हैं। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त उसका बड़ा रोल है, अभी मुज़ाकरात में भी उसका बड़ा रोल है, हर साइड पे बड़ा रोल है, वो चल रहा है। और हमें तो इलेक्शन में इस वक्त हम तो कहते हैं हमारे लिए तो फेवरेबल है माहौल, ये इलेक्शन का, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन होने एक साथ चाहिए। अच्छा, आपने चूंकि आप 2 से 3 सियासी जमातों का हिस्सा रहे और आपने उनका एक्सपीरियंस भी लिया, लेकिन अब फाइनली जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ आप बढ़े और उन्हीं के टिकट पर अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इतनी पार्टी में या इतनी पार्टीज होने के बावजूद आप पीपल पार्टी की तरफ ही क्यों गए? काफ लीग भी थी, काफ लीग तो चलो जम हो गई, उसके अलावा नून लीग की तरफ भी आप जा सकते थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी आप जा सकते थे। इसके अलावा जमातें, दीगर जमातें हैं, तो पीपल पार्टी का इंतखाब ही क्यों? खैर भाई, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर जिस भी पार्टी में रहा हूं एज ए वर्कर रहा हूं। सही। मैं एज ए कंटेस्टर, एज ए कैंडिडेट्स में किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। सही। मैं जब भी रहा हूं, अगर मियां मंजूर अहमद खान वट्टू के साथ रहे तो हम एज ए वर्कर रहे, तमीर वतन ग्रुप के साथ रहे। और काफ लीग में जब हम गए तो काफ लीग में भी हमने ज्वाइन की, जब मियां सब से अलहदा हुए तो काफ लीग ज्वाइन की एज ए सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट कोकड़ा मैं ज्वाइन की। लेकिन काफ लीग मैंने देखा है कि वो एक सियासी जमात है ही नहीं। मैंने बड़ा क्लोज से उनको देखा है। वो एक सिर्फ 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट में अपनी सियासत करना चाहते हैं, बाकी जो पूरे पंजाब में या कह लें पूरे पाकिस्तान में वो जितने भी उनके कैंडिडेट्स होंगे या उनके वर्कर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं, वेल विशर्स हैं, वो उनको सिर्फ यूज करते हैं। उनको उनका प्रेशर्स जो है वो आने वाली गवर्नमेंट पे डालते हैं। तो काफ लीग छोड़ने की वजह एक तो वो पीटीआई में जम होगी, वो पार्टी खत्म होगी पार्टी की, तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। काफ लीग क्योंकि हमने सियासत करनी है और काफ लीग भी हमें नजर नहीं आ रहा था कि वो हमें सियासत करवाएगी। तो इसके बाद हमने ये फैसला जो पीपल्स पार्टी वाली बात कर रहे हैं, वो काफी देर से पीपल्स पार्टी के साथ मेरे रवाबत थे। कुछ वजूहात थी जिस वजह से हम
ऐलान नहीं कर रहे थे। पीपल्स पार्टी वो जमात है, मैं आज भी कहता हूँ, ये खास करके मैं यूथ को बताना चाहूंगा, वो कहते हैं भुट्टो तो जिंदा है, भुट्टो अभी भी जिंदा है, वो कब के फौत हो गए, भुट्टो शहीद हो गया या जो भी है, तो ये पाकिस्तान लोग कहते खपे हैं पाकिस्तान और हर खप्पे घर या से जिंदा है। भुट्टो निकलेगा, तुम कितने मैं भुट्टो आज भी मारोगे। बताऊं कि आप जो मर्जी कर लें, भुट्टो शहीद साहब का नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा। सही। उनकी उसकी खिदमत भी तो उसकी देखो एक ना, बहुत बड़ी जुल्फ़िकार अली वजह भुट्टो है, साहब की उनकी बेनज़ीर की। तमाम खिदमात एक तरफ, उनका एक काम एक तरफ है, वो काम है कादियानियों को अक़लियत डिक्लेयर करना। डिक्लेयर। भुट्टो साहब जब असेंबली में थे तो मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने जब उनको इस पे कन्विंस किया, ये बहस मुबासे हुए थे, भुट्टो साहब ने कादियानियों को अक़लियत डिक्लेयर किया, गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया, और ये उनका काम जो है, ये ऐसा काम था हर काम पे भारी। जिस वजह से भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दी गई। सही। और भुट्टो साहब ने जब उस बिल पे उस पे साइन किए थे, जब वो कानून पास हुआ, तो उन्होंने शाह अहमद नूरानी साहब को कहा था कि मैं आज अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। ये तो बहुत बहुत बड़ा काम ये था खैर उनका। हिस्ट्री का हिस्सा है, बिल्कुल। ये आज भी लाइब्रेरीज में मौजूद है। अब ये देखें कि जो आदमी इतना बड़ा लीडर्स होता है, उसके बाकी काम एक तरफ है, उन्होंने पूरे मुल्क को एटमी ताकत बना दिया, उन्होंने मुल्क को आइन दिया 1973 का, उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने मतलब इस्लाहात की, लेकिन वो सब एक तरफ हैं। उनका ये एक काम जो आज तक का उनके बाद कोई भी नहीं कर सका, कर ही नहीं सका। ना कोई पार्लियामेंट कर सकी, ना कोई प्राइम मिनिस्टर कर सका, ना कोई चीफ मिनिस्टर कर सका। आज जितना काम उन्होंने बड़ा कर दिया था, वो कोई कर नहीं सका, और शायद इसी वजह से उनका नाम आज भी जिंदा बिल्कुल। है। ये तो इसके अलावा भी अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की खिदमत देखें, तो जी। ये तो खैर बहुत बड़ी खिदमत है, और इसके अलावा भी ये तो एहसान समझ लें। और दूसरी मैं खबर भी पीपल्स पार्टी की बात आपको एक और बता दूं, ये आम पब्लिक, आम जमात, आम लोगों की पार्टी है, बिल्कुल। ये किसानों की पार्टी है। अगर इनकी खिदमात देखें तो बहुत ज्यादा है, इनकी शहादतें देखें तो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है पीपल्स पार्टी की। और आज भी इस हल्के में मैं आपको बताऊं कि बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स में 10,000 से ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जो बेनजीर की उस वक्त की रिकमेंड की हुई खवातीन आज भी वो पैसे ले रही हैं, 9,000 12,000 मंथली उनको मिल रहा है। हुआ ये कि इस इलाके में आप कहें कि पीपल्स पार्टी नहीं है, बिल्कुल है। मेरे साथ रौबते में आ रहे हैं दोस्त जो पीपल्स पार्टी के जियाले अब भी हैं। सिर्फ इस हल्के में पीपल्स पार्टी को खत्म किया गया। खत्म किया गया। मियां साहब जब पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे उनको साइड पे लगाया, अपनी टीम को आगे लेके आए, और पार्टी को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, जिस वजह से आज वो स्टेज पे पहुंचे। स्टेज पे। सही। तो पीपल्स पार्टी का आज भी वजूद है इधर। अब अगर आप देखें कि इस हल्के में भट्टू बरादरी के बाद खलल बरादरी सबसे बड़ी बरादरी है, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा। तो आज 90% हम खलल बरादरी जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गया बिल्कुल इधर। ऐसा। अच्छा, एक एक चीज़ मेरे ज़हन में जो बार-बार आ रही है कि देखिए, एक तो मंशूर होता है जो आप पार्टी का लेकर चलते हैं। जी जी। एक नज़रिया, सोच या मंशूर जो आपने अपने ज़हन में तय किया होता है कि यार अगर मैं इलेक्शन कम्पीट करता हूँ, तो मेरा मंशूर ये होगा, मेरा नज़रिया ये होगा, और अगर मैं विन कर जाता हूँ, तो पार्टी के नज़रिए के साथ-साथ मैं अपना ये मंशूर जो है, वो आगे बढ़ाऊँगा ताकि अपनी मुल्क व कौम की खिदमत कर सकूँ। अल्लाह करे कि आप भारी अक्सरियत से यहाँ से जीतें और आप लोगों की खिदमत के लिए आगे आएँ। तो अगर आप जीत जाते हैं या अगर आप कम्पीट कर रहे हैं, तो आपका जो मंशूर है वो क्या है? खबर भाई, सबसे पहले तो मैं यूथ को कहूंगा, नौजवानों को कहूंगा कि वो आगे आए, सियासत में अपना रोल अदा करें। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे नौजवान, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो आप पे ये लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बेशक। मैं सियासत में, मेरा सियासत शौक नहीं था, मेरा जो मिशन था वो था खत्म नबूवत पे काम करना। बिल्कुल। लेकिन ये सियासत में हमें इसी वजह से आना पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सियासत में हम आए तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी गए, हम उस पे खत्म नबूवत पे भी काम करेंगे, हम यूथ को प्रमोट करने के लिए भी काम करेंगे, और मेरा जो सबसे बड़ा मिशन है, जो आप पहुंच रहे हैं कि मेरा विजन क्या है, वो मेरा एजुकेशन से, सही। हेल्थ और एजुकेशन से। मैं चाहता हूं कि मेरे हल्के का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, मेरे हल्के की हर बच्ची पढ़ी लिखी हो, बेशक। और यूथ
हमारी जब पढ़ लिख के आगे आएगी तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि देखिए ना एजुकेशन के और मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले मंशूर के बगैर तो कोई सियासी लीडर है ही नहीं। जी, जी। उसकी सियासत ही ख़त्म हो जाती है अगर उसके पास मंशूर नहीं है तो। जी, जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा कुछ ना चीज़ें ये हैं कि हम कुछ अवाम के इल्ज़ाम होते हैं और हमने अपने प्रोग्राम में उनको डिस्कस करना होता है कि जी, जी। जो अवाम जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो अवाम की तरफ से कुछ सवालात होते हैं। ये सवालात अवाम की तरफ से हैं और आपने अवाम को डायरेक्टली जवाब देना है। ये कि पहला तो इल्ज़ाम ये है कि आप सियासी जमात बहुत जल्दी बदल लेते हैं। पहले मंजूर भट्टो के साथ रहे, फिर टीएलपी में आए, फिर उसके बाद आप पीपल पार्टी में आ गए। काबिर भाई, मंजूर भट्टू के साथ हमारी 40 साल की रफाकत है। अच्छा जी, अब आप 40 साल को आप जल्दी कहते हैं तो फिर आप देख लें सही। कि 40 साल हम मंजूर भट्टू जब फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बना, जी, जी, तब से लेके 2018 इलेक्शन तक हम उनके साथ थे और 2019 में हमने उनको खुदाफिज किया है। सही। अब 2019 में हमने खुदाफिज किया है तो आप इसके काउंट करें तो ये 40 साल प्लस की जो हमारी बिल्कुल, रफाकत है उनसे, और ये भी उन्होंने हमें छोड़ा है, उन्होंने हमें छोड़ा है, हमने उनको नहीं छोड़ा। अब आप काफ लीग की बात करें, काफ लीग में हम गए थे सियासत के करने के लिए। सियासत बेसिकली काबिर भाई, सियासत में आने का मकसद होता है अपने दोस्तों के लिए आसानियां पैदा करना, अवाम के लिए सहूलतें पैदा करना, हाँ, उनके लिए कुछ कर सकना है। उनके लिए खिदमात करना। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सियासी वर्कर्स बन जाते हैं या आप सियासी कोई भी आपके पास उहदा आ जाता है तो आपकी अपनी लाइफ नहीं रहती, फिर आप ये पब्लिक फिगर्स बन जाते हैं, बिल्कुल है। आपको अवाम के लिए काम करना है। तो ये जिंदगी भी यही है कि आप दूसरों के लिए जिए। यकीन कीजिए कि खबर भाई, अगर हमें अपने आप जीना हो तो हम लाहौर में एक अच्छी जगह पे घर में अच्छी बैठे हो, जगह, हमें कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल। यहाँ ना भी आए, अपने ठेके लें, वहां बैठे रहें, अपनी लाइफ को सुकून से एंजॉय अपना कर करें। सकते लेकिन वो क्या जिंदगी, आप सोए उठे, कोई जिंदगी वही है जो रफ टफ हो, अवाम में हो, पब्लिक में हो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनकी मुश्किलात कम करें। बिल्कुल, तो उसमें जब हम काफ लीग में गए तो मैंने बड़ी कोशिश की कि चोच जबान से हम कहें कि वो उकाड़ा में काफ लीग को प्रमोट करें और हम बेसिक्स तंजीम साजी करें। लेकिन हमें मायूसी हुई कि सेटअप नहीं था उनका वैसे। उनका सेटअप है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें आरआरपीटीआई के साथ जो एग्रीमेंट है वो है 5 डिस्ट्रिक्ट का। सही, हमने 5 डिस्ट्रिक्ट में सियासत करनी है, 5 डिस्ट्रिक्ट में ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी मर्जी की होगी, उसके बगैर बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। अब वहां पे जब ये उनकी मैंने बातें सुनी तो मैं बड़ा मायूस हो गया कि मैं अगर काफ लीग में गया हूं, मैं अपने किसी दोस्त के लिए कोई काम नहीं कर सकता, किसी को जॉब नहीं दिला सकता, किसी की ट्रांसफर नहीं करवा सकता, किसी की नाली नहीं बनवा सकता, किसी का सोलंग नहीं लगवा सकता, किसी के कोई भी मसाइल जो है छोटे-छोटे मसाइल जो वो हैं। हम नहीं हल कर सकेंगे। तो उसके बाद हमने ये सोचना किया कि हम क्या करें। वो हुआ कुदरत की तरफ जैसे कि वो काफ लीग खुद ही खत्म होगी, खत्म हो गई, जम हो गई, पिटिया जम होगी। तो मजहबी एक मेरा अपना रुझान है, वो हमें विरासत में मिला है, हमारे वालिद साहब से मिला हमें। तो हमने सोचा कि चले, हमने सियासत करनी है क्यों ना हम किसी मजहबी जमात के साथ मिलके कर लें, कि उसके साथ मिलके हम अपने मजहबी खिदमत भी अदा करते रहें और सियासत भी करें। मैंने जब टीएलपी में गया तो टीएलपी में मैं उनकी ख्वाहिश पे गया था। अच्छा, उनकी तरफ से था क्या? उनकी तरफ से मुझे कॉल आई थी मरकज से सही, कि साद रिजवी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, सही। आप तशरीफ लाएं। वो एक और लंबी स्टोरी है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। तो मैं गया, मैं मिला, मैंने उन्हें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अगर तो आपने सियासत करनी तो हम आपके साथ स्टैंड करते हैं। सही। फिर हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट या टिकट्स किसी आप नहीं देना चाहेंगे तो हम आपके साथ स्टैंड भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने सियासत करनी है अवाम की फलाह के लिए। रही बात खत्म नबूवत की, मैंने कहा वो हम पहले भी खिदमत कर रहे हैं, 2010 से लगे, हम अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं। सही। वो हम चाहे आजाद रहें, चाहे इलेक्शन लड़ें, चाहे ना लड़ें, चाहे किसी पार्टी में हो, खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, वो हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। वो हर शख्स कर रहा है, वो कर रहा है, हर शख्स अपना अपना हक अदा हिस्सा जो है कर रहा है। उन्होंने कहा जी नहीं, हम आए, हम मिलके चलते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि अभी हमने किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, कैंडिडेट ही नहीं बने थे। मैं उसमें आ गया, चले गए उनके साथ, कुछ अर्सा चले। मैं उनके साथ कराची की कैंपेन में गया, मैं उनके साथ हवेलियां पेशावर तक गया, कराची से खैबर तक मैंने उनके साथ ट्रैवल किया मरकजी क़यादत के साथ। लेकिन मुझे मायूसी हुई कि वो सियासत की ABC भी नहीं जानते। सही। बल्कि मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों के नॉलेज के लिए करना चाहता हूं, हवेली की आवाम के लिए करना चाहता हूं, कि यहां पे सलाब जदगान का फंड इकट्ठा किया गया। मैंने खुद जाके इकट्ठा किया,
मैंने सुबह फजर के बाद मसाजिद में जाके ऐलान करके इकट्ठा किया और वो इनके कैंप पे पहुंचाया। हर तरह का फंड, जिसमें पैसे भी थे, जिसमें कपड़े भी थे, जिसमें राशन भी था। फिर मैंने जाती तौर पे भी इनको वो फंड में मिनरल वाटर्स वगैरह भी दिए। तो यहाँ पे 2 ट्रक फंड जब हमें इकट्ठा हो इंस्ट्रक्शन मिली कि आप चकदरा लेके चले जाएं पिशावर, हम वहां लेके चले गए। अब वहां फ्लड ही नहीं आया हुआ था, सैलाब था ही नहीं, सही सामान वहां पहुंच गया। रात को हमने रोका, सुबह उठे तो वो वहां के जितने पठान थे, वो एक नाज़िम था का इलेक्शन लड़ने वाला था वहां पे, उसके डेरे पे हमने जाके सामान उतार दिया। मैं अपनी गाड़ी पे गया, अपने खर्चे पे गया, अपना पेट्रोल पे, ये नहीं कि हमें कोई तंजीम ने कुछ दिया था अच्छा या अच्छा उस फंड से हमने लिया था। हम अपने पॉकेट खर्चे पे हम लोग ने ट्रेवल किया साथ अपनी गाड़ियों पे। जो पब्लिक का फंड था उसका तो राशन और वो जा रहा था ना, हम अपने खर्चे पे गए, जिसमें सही भी हम वसीम माने का भी गया था साथ, वो भी गया अपनी गाड़ी पे। तो उसमें एक आपकी शकुराबाद का शहीन ग्रुप भी था, सही वो फंड वहां पे जाके पठानों को डिवाइड कर दिया गया, पूरा राशन। अच्छा मुझे बहुत कुफत हुई इंस्ट्रक्शंस थी इसकी भी कि कि वहां आपने पे उनको दे दें, divide उनके हैंड ओवर कर दें। मैंने इन्हें कहा यार अब चले, मुझसे गलती हुई, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था आप लोगों के साथ, मैं आ गया हूं लेकिन मैं अब वापस जाना चाहता हूं। तो अब अगर आपको मरकज की इंस्ट्रक्शन है कि आप इनको फंड जारी कर इनको दे दे तो दे दे, बस ठीक है, चले। अब यहाँ फ्लड है या नहीं है? तो शहीन ग्रुप वालों ने कहा कि नहीं, हमने तो अपना फंड खुद देना है जिन जो सैलाब जदगान है। तो सारा दिन वो वहां फिरे, वो ढूंढते वैन पे रहे गए, घूमे फिरे, कहीं उनको फ्लड नजर ना आया। उन्होंने शाम को कहा नहीं, हमने अपना यहाँ सामान नहीं देना। उन्होंने आपने पैक किए, 200 कितने बैग थे, पैक किए, रख ले 12,000 रुपया उन्होंने हमसे किराया और लिया। उन्होंने कहा हमें किराया भी दे 12,000 यहाँ पे हमें आगे जाने का। वो 4 सदा लेके चले गए, यहाँ पे फ्लड आया हुआ था। उन्होंने वहां जाके खुद अपना सामान डिवाइड किया, हवेली वालों ने। मैं बड़ा डिसार्ड हुआ कि यार ये एक मजहबी जमात थी, हम यहाँ पे आए थे कि इसमें खिदमत भी करें, सियासत भी करें, लेकिन यहाँ तो कुछ चाल ही उल्ट रहा है सब कुछ। तो बस उसके बाद फिर मैं उससे पीछे हो गया, मैंने खुद ही रिवर्स गेयर लगाया। मुझे बाद में काफ़ी फोर्स किया गया कि आप आए, राय साहब टिकट भी आपका है, सब कुछ है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बरादरी से मुशावरत की, दोस्तों से मुशावरत की, तो सबकी मुशावरत के बाद हमने फिर इनको खुदा हाफिज कहा। और असल वजह ये भी बनी ये बनी है। ये अब हमने किसी खबर में किसी की तरफ से हमने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया अभी तक, जनरल काउंसिलर का भी नहीं किया किसी की तरफ से। तो ये इल्जाम तो हम पे बनता नहीं कि हमने किसी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और हम उनको पार्टी छोड़ के बदला कहीं और चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ हम चलेंगे। और ये कि अवाम की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और अगर सियासत करनी है तो फिर सियासी अंदाज में की करनी चाहिए सबको। रियासत मदीना का नारा लगाकर या खत्म नबूवत का नारा लगा के नहीं करनी चाहिए। हम मतलब ना खत्म ना कोई नबूवत के तो हम इमोशनल खुद करना बड़े नारे लगाते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह। ना और सबसे बड़ा तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसने कुर्बानियां दी खत्म नबूवत के लिए? हमारे तो कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो तो खत्म नबूवत की वजह से फांसी पे चढ़ गए थे। बिल्कुल ऐसा यहाँ तो अभी तक कोई भी किसी, ना तो पीटीआई का कोई आदमी भी खत्म नबूवत की वजह से फांसी पे चढ़ा है, तो ना ये टीएलपी का कोई चढ़ा है, तो ना किसी और नून लीग का कोई है। तो इसलिए ये खत्म नबूवत जो है ये विरासत भी पीपल्स पार्टी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसमें एक चीज में और, जब आप टीएलपी में थे तो तब टीएलपी जो सारी है उनका मानना तो ये है कि जो पीडीएम है वो बुरी है, तो तब तो 13 जमातों का जो इत्तेहाद था वो पीटीआई को भी बुरा लग रहा था, बल्कि लग रहा है, और स्टिल जो है वो टीएलपी भी उसी तरह सारी चीजें कर रही है। तो टीएलपी वाले जो पीडीएम में जरदारी साहब को चोर कहकर पुकारते थे, पुकारते भी हैं, दूसरी जमातें भी हैं, और आप भी तब पीडीएम को, जाहिर बात है आप टीएलपी में थे, आप पीडीएम को बुरा कहते होंगे। तो अब पीडीएम से निकलकर पीपल पार्टी में आकर, वो टीएलपी से निकलकर पीपल पार्टी का जो सफर है, तो क्या अब आप क्या फील करते हैं कि क्या वाकई जरदारी साहब चोर हैं या क्या चीज है, या वैसे ही बस? देखिए खाबिर भाई, मैं बड़ा शॉर्ट सा आपको जवाब देता हूँ कि टीएलपी वाले जो कहते हैं कि जरदारी साहब चोर हैं या नवाज शरीफ चोर है या कोई भी है, टीएलपी वालों ने मुझे कह दिया, हवेली की जो तंजीम है, कि हमें राय साहब 650 लीटर मिनरल वाटर चाहिए सैलाब जदगान के लिए आपकी तरफ से, बाकी चीज़ों के अलावा। मैंने खुद जाके इनकी यहाँ पे की जो है तंजीम है, मैंने उनको 650 लीटर मिनरल वाटर परचेज करके दे दिया। सही। वो 650 लीटर मिनरल वाटर इन्होंने बेच कर अपने एक्सपेंस पे लगा दिया या तंजीम पे लगा दिया। अब ये हमें कैसे कह सकते हैं कि आतिफ जरदारी चोर है? अगर इनको मौका मिला 650 लीटर पानी बेचने का तो इन्होंने वो बेच दिया।
मैंने फिर इनको क्वेश्चन किया, मैंने हाजी मुश्ताक साहब के साथ मीटिंग की, मैंने कहा मेरा दिया हो 650 लीटर पानी की तरह क्यों नहीं पहुंचा सलाब जदगान तक। उन्होंने कहा जी वो कुछ तहरीक के को जरूरत थी, तो हमने कहा कि वो चलो उधर जरूरत नहीं है, जो पेशावर वाली साइड पे हम बेच के वो लगा लें, कुछ पड़ा है कुछ ऐसे। तो अब चोर कहे दूसरे को चोर, तो मैं तो इस बात को नहीं कहता, वो तो कहे ना कि जो खुद किसी बात पे वो उसके कोई हरफ ना उठे। अगर मैं ये फंड की बात करूं तो मुझे बस इस सब गोल ना फरोल, मैंने इनके इतना करीब जाके देखा, मैं अगर बोलना शुरू कर दूं तो ये गालियों का पूरा ब्रिगेड है टीएलपी का, वो शुरू हो जाएगा मेरे खिलाफ। मतलब आपका मानना ये है कि जिसका जहां पर हिसाब लगता है वो लगा लेता वो है, उसने लगाया है, माफ कोई भी नहीं करता। उसने किसी ने माफ नहीं अच्छा। किया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बताता हूं कि ये मेरे पास एक मोबाइल है, जी अब मेरी कैपेसिटी नहीं है 5 लाख या 7 लाख वाले मोबाइल रखने की। खबर भी मैं तो एक दरमियाने तबके का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने कपड़े भी खुद प्रेस कर लेता हूँ, अब भी करता हूँ। सही। मैं जब स्टूडेंट था लाहौर हॉस्टल में रहते थे, फिर जॉब की और अपने हाथ से काम करते थे, तक कि अपने कपड़े वॉश भी कर लेते थे, अपने शूज खुद पॉलिश करते थे। मैं अब भी आपको बताऊं, मैं अब भी अपने कपड़े खुद, मुझे कपड़े पसंद नहीं आते मुलाजमों के प्रेस हुए हुए। सही। वो जब कपड़े प्रेस करते हैं मैं फिर उनको देखता हूं, अगर वो ठीक ना हो तो मैं खुद इस्त्री लेके उनको ठीक कर लेता हूँ। मैं अपने शूज अब भी खुद पॉलिश कर लूं। मैं तो काम पब्लिक से आदमी हूं, मैं तो ग्रास रूट से हूं। अब मैं 7 लाख वाला मोबाइल अफोर्ड नहीं करता। एक आदमी जो इमाम मस्जिद है, जिसका कोई जराए मुआश नहीं है, वो 6-6 लाख 7-7 लाख वाले मोबाइल कहां से अफोर्ड करते हैं? सवाल तो बनता है ना भाई, कहां से करते हैं? जाहिर बात। आईफोन उनके पास जो है 14 है या जो भी लेटेस्ट है चीजें, आपके पास नहीं होगा। मैं कहता हूं हवेली में आप काउंट करें तो शायद कोई चीदा लोग काउंटिंग में होंगे, उनके पास होंगे जो, तो वो कहां से आते हैं? पब्लिक के पैसे है, अवाम का पैसा है, अवाम खिदमत के लिए दे देती है, वो अपने पर्सनल यूज कर। मैं बता रहा हूं कि जिसको जो मौका मिला है उसने किया है, और वो दूसरों पे इल्जाम लगाते, दूसरों पे इल्जाम इसलिए लगाते कि खुद बच जाए, कि हम पे कोई इल्जाम ना लगे। तो बाकी इसमें आप लोगों के सामने सारा जरदारी साहब की बहुत खिदमात हैं। आप देखें कि जो 18वीं तरमीम है, इससे बड़ी खिदमात किसकी हो सकती है? जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की है कि उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, उन्होंने 18वीं तरमीम खत्म की, जो सदर के पास इख्तियार होता था असेंबली तोड़ने का, उन्होंने खुद सदर बन के वो खत्म कर दिया। और आज कब की पार्लियामेंट टूट चुकी होती, अलवी साहब बैठे हैं, कब खत्म, अलवी साहब खत्म कर देते, बिल्कुल ऐसा। इमरजेंसी लगा देते। मैं चंद एक सियासतदानों का जिक्र करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपने एक या दो जुमलों में उनके बारे में अपना इजहार ख्याल करना है, क्योंकि आप उनको जानते भी हैं, उनके साथ आपने वक्त भी गुजारा है। तो ये सबसे पहले मियां मंजूर भट्टो, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी भरपूर स्ट्रगल में गुजारी और एक बावकार तरीके से गुजारी। तो आपको लगता है कि अब जो मंजूर भट्टो साहब के बाद जो उनके बेटे हैं या बेटियां हैं, क्या उनमें से कोई मंजूर भट्टो बन सकता है? नहीं बन सकता, कतई नहीं, नहीं बन सकता। उसकी क्या कोई ज़ौक की वजह है, शौक की वजह, या प्लेट में रखकर दे दिया गया? उसकी बेसिक वजह है, मियां मंजूर अहमद भट्टो बीडी मेंबर से चले थे और चीफ मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर बने, बिल्कुल ऐसा। अब जो उनका बेटा है, वो उनका बेटा 30 साल में एमएनए भी बन गया था, एमपीए भी बन गया था, और उसके बाद तहसील नाज़िम भी बन गया था। उसने आम पब्लिक में रह के देखा ही नहीं, उसको पब्लिक की प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं। मुझे पता है कि मेरे हल्के के लोगों की प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है गरीब की प्रॉब्लम्स है। अब मैं सुबह बताऊं कि मैं इधर डेरे खड़ा था, मेरे साथ मेरे इधर घर है, उस घर में एक आग लगी, मैंने खुद जाके पाइप लेके उनकी आग वो जो है ना वो हमने खत्म की, उनका सामान वगैरह जल गया, बिल्कुल साथ ही, पता नहीं कैसे आग लगी। अब अगर मैंने भी मिलना हो ना उनको, तो टेलीफोन करके मिलने के 1 घंटा बाहर बैठूंगा तो मेरी उनसे मुलाकात होगी। तो मियां मंजूर अहमद खान जो थे, वो आवाम से उनमें फर्क है थोड़ा। हमेशा जो बड़े लीडर्स बनते हैं वो ग्राउंड से निकलते हैं, रूट से निकलते हैं, और जो उनके बेटे होते हैं वो जीरो होते हैं। क्यों? कि उन्होंने वो चीज, वो सोने का नवाला लेके पैदा हुए होते हैं, वो अपनी उनकी तरबियत उस तरह की हो जाती है, वो पब्लिक से में घुलना मिलना नहीं चाहते, पब्लिक को इतना ज्यादा लाइक नहीं करते, वो एक डिस्टेंस रखते हैं। एक वक्त था कि मियां साहब के बेटे के इधर लगा होता था, जब कोरोना के दिन थे, तो उनके यहाँ पे एक बैज लगा होता था, फासला रखें। मियां खुरम जगीर का मैंने खुद देखा, यहाँ पे बैज लगा होता था, फासला रखें, और पूरे कोरोना में
मैं रजा अली के साथ उस वक्त हल्के में जाते थे, हम लोग इकट्ठे चल रहे थे, तो हम लोगों को मिलते थे, सलाम देते थे, आज तक नहीं गए। भाई जो जिंदगी है जब वक्त आ जाना चला जाना है, उसमें क्या बात है। अच्छा। तो इसलिए ना मंजूर भट्टू ने शायद फासला नहीं रखा होगा, कोरोना के दिनों में भी वो लोगों से मिलता रहा होगा, लेकिन उनके बेटों ने बैज लगाए हुए थे फासला रखा। वो फासला रखते थे। तो ये फासला जो उन्होंने अवाम के साथ रखा है ना, ये उसका रिजल्ट है कि आज वो बहुत वो फासले पे टिकट नहीं चले मिला। गए। आज फासला बहुत फासला अच्छा, बड़ा हो अच्छा। गया उनका। दीवान इखलाक साहब, अब तो उम्मीदवार हैं, आपके मुकाबले में भी आ रहे हैं दीवान इखलाक साहब को एक मौका मिला था, पीटीआई की तरफ से, एक मौका मिला था, वो उसको स्टेन नहीं कर सके, दोबारा शायद ना मिले। वो एमपी बनने का। जी मैं कह रहा हूं जो पहला मौका था, सही। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उनको एक मौका मिला था, एमपी बन के वो उसको स्टेन नहीं कर सके, आगे ना चल सके। उनका वो एक्सपीरियंस तमाम पब्लिक और आवाम के सामने है। सही। हाँ, हो सकता है कि उनकी गुड लक के उनको पीटीआई का टिकट मिला है तो एमपी शायद बन जाए, अगर अल्लाह ने उनके इज्जत देनी है तो फिर देनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एक मौका मिला था उसके बाद दोबारा शायद मुश्किल है। खुरम जहांगीर भट्टो, उस पर उन पे तो पहले डिस्कस हो चुका है कि या तो वो जीरो लेवल पे आ जाएंगे तो उनकी सियासत बच जाएगी, अदरवाइज वो जैसे जिस स्टाइल से सियासत करते हैं अब प्रोटोकॉल की सियासत नहीं रहेगी। सही। नूरुल अमीन नासिर भट्टो, नूरुल अमीन नासिर तो जो है वो बहुत नीचे लेवल पे चला जाता है लोगों से। एमपी भी बन चुके हैं। बेसिकली उनको भी विरासत में मिला है सब कुछ, सही। कि एक ठक्कर का बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर मियां नूरुल अमीन नासिर मेरी तरह आके स्ट्रगल करता तो फिर मैं मियां नूरुल अमीन नासिर को लीडर मानता। हमारी जिंदगी फैमिली या खरल फैमिली में आज तक किसी ने एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारा कोई ग्रुप नहीं था, हमारा कोई पैनल नहीं था। बिल्कुल। मैंने जब ये फैसला किया तो मुझे पता था ये बहुत बड़ा फैसला है, और मैंने ये फैसला करके इस पे साबित कदमी से खड़े होना है और ये एक प्लेटफॉर्म बनाना है। मैं चला था तीसरा प्लेटफॉर्म बनाने, अब हो गए 4 यहाँ पे। 4 प्लेट। ये बड़ा मजेदार इलेक्शन हो गया है कि दीवान इखलाक साहब भी इन हो गया माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी मुझे दीवान साहब के इलेक्शन में इन्होंने की है। अच्छा जी। हाँ जी। तो मैं ये चला था कि जो लोग मियां मंजूर अहमद भट्टू से तंग हैं या ठक्कर की फैमिली से तंग हैं, कम से कम हम उनके साथ खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि उन सब की इज्जत नफ्स जो है वो बहाल हो सके। तो अब माशाल्लाह 4 हो गए तो काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा रहे। तो नूरुल अमीन नासिर साहब को ना मियां मोइन अहमद खां और मियां मोहम्मद यासीन भट्टू मरहूम जो है उनकी विरासत मिली है, तो अगर हमें तो इससे आधी भी मिल जाती। उसमें आप पार्टी का भी कोई अमल दखल कह सकते हैं? हाँ बड़ा है पार्टी का मतलब, नून लीग की वजह नून लीग का पिछला इस दफा तो वो छतरी पे आ रहे हैं ना। नहीं फिर भी उनका वो हैंड तो पार्टी के कैंडिडेट्स है ना। हाँ जी। पार्टी का वोट मैं आपको बताऊं कि हम लोग बसीरपुर चले गए, मुहिबुल्लाह नूरी साहब जो उनका उर्स था, तो हम रात को गए तो एक बाजार में मैं गया वैसे ही, तो एक खोखे पे तस्वीर लगी हुई थी बाहर मियां मोइन खां की, एमएनए साहब की। तो मियां मंजूर अहमद खां इलेक्शन हारे हुए थे, 18 के बाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा जी। तो मैंने पूछा यार ये फोटो किसका लगा है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किसका है। ये मैं जेन्युइन आपको बात बता रहा हूँ। मैंने कहा ये फोटो किसका है? हल्का भी उनका, आपके हल्का भी उनका है, मियां मंजूर अहमद खां का हल्का, और मैं मियां मंजूर अहमद खां का सपोर्टर था। मैंने कहा यार ये फोटो जो बाहर लगा हुआ है ये किसका लगा? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता किसका। उन्होंने कहा वोट किसको दिया? मैंने कहा उन्होंने कहा शेर को दिया है। उन्हें नहीं पता मियां मोइन अहमद खां भट्टू कौन है, वो शेर का कैंडिडेट था उस वक्त। अगर वो शेर का वोट उस वक्त निकल जाता तो फिर मियां मंजूर अहमद भट्टू बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, उन्होंने जीत जाना था। वो हारे हैं तो शेर की वजह से आ रहे हैं। मतलब गजनफर खोखर साहब एमपीए के उम्मीदवार हैं आपके मुकाबले, उनका शौक है इलेक्शन लड़ना, तो आपको लगता है कोई अपसेट दे सकते हैं? उनका शौक है बस इलेक्शन लड़ना, उनका शौक है कि मैं इस लिस्ट में रहूं। अच्छा, वो लिस्ट में बस आने, वो लिस्ट में रहना, कैंडिडेट्स की लिस्ट में रहना चाहते हैं। दीवान शाहजेब साहब, दीवान शाहजेब साहब मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे, उनके बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। उनको खादमे आला हवेली लखा का नाम है। अगर मैं उनको कभी एडवाइस करता या मुझे मौका मिलता तो मैं उन्हें कहता कि जो खिदमत का सिलसिला है वो उसको जारी रखें, क्योंकि सियासत में आने के बाद ना लोग बड़े बेरहम हैं, ये आपकी खिदमत को भी भूल जाते हैं, आपकी जितनी भी वर्करी हो ये उसको भूल गए, फिर तनकीद शुरू कर देते हैं, नफरत शुरू कर देते हैं। तो उनको वो लोगों से प्यार करने वाले हैं। वसीम रसूल माने का दिल्ली दूरस्त। अच्छा। हाँ, उन्होंने पिछला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, 120 वोट लिए थे एमपी का, 2018 वाला। आपको लगता है कि इस दफा शायद वो डबल कर जाएं, 240 कर जाएं? देखिए अभी तो आपको पता है, तो टीएलपी आपको पता है कि आपको उनके पास टीएलपी का टिकट नहीं है, उनके पास हवाई जहाज है उनका निशान नहीं, तो टीएलपी के क्या हालात नहीं हुआ? टीएलपी जो है मैं आपको बता दूं, मैंने पहले कहा ये सियासी जमात नहीं है, इनकी अपनी सोच नहीं है। अगर नून लीग ने टिकट जारी नहीं किए तो इन्होंने भी टिकट जारी करके, जब इन्हें पता चला कि नून लीग ने टिकट नहीं दे रही, बाइकआउट कर रही, तो इन्होंने भी टिकट वापस मंगवा लिया, बाइकआउट कर दिया।
अब बेचारा वसीम रसूल इतनी फ्लेक्सेस लगा लगा के मौलवियों को खाने खिला खिला के, तो उनको कढ़ाइयाँ खिला खिला के, जो है तो हवेली वाले लोकल हैं, तो उनको टिकट बेचारे को नहीं मिला, उसका निशान हवाई जहाज है। अब वो नून लीग और मांगेंगे तो टीएलपी के थ्रू ही ना। देखिए आज इलेक्शन हो तो उसको टीएलपी के क्रेन का वोट तो नहीं मिलेगा, किसी को क्या पता, जिसने क्रेन पे ढूंढनी तो उसको क्रेन तो मिलेगी नहीं बैलेट पेपर पे। ये सही बात। आज अगर इस स्टेडियम में इलेक्शन हो जाते हैं तो वसीम रसूल के पास एरोप्लेन है, उसके पास निशान ही नहीं है बेचारे। ऐसे तो मरियम बीबी को भी तंदूर मिल गया। सर तंदूर मिल गया तो वो तो मरियम बीबी है, और वसीम रसूल और मरियम बीबी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं ये भी अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब वक्त भी बहुत ज्यादा कलील रह गया हमारे पास। आप चूंकि जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंध में तो कई अरसे से पीपल पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सिंध की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि पीपल पार्टी पंजाब को या पाकिस्तान को ऊपर उठा सकती है, बेहतर बना सकती है? एक तरफ आप सिंध को रखें और उसके हालात को सामने रखते हुए आपने फिर इसका देना है, या फिर पंजाब का हाल भी सिंध की तरह हो जाएगा? खबर भाई, आप सिंध गए? मैं थोड़ा घुमा हूं, कराची घुमा हूं, लेकिन सही वाला बताऊं तो मैंने कराची में गंद ही देखा। देखिए मैं तकरीबन मैंने 5-6 साल वहां गुजारे हैं, लेकिन जब हैदराबाद से हम निकलते हैं ना जी, हैदराबाद भी मैंने देखा है, तो आप कभी ट्रेन पर विजिट करें तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो हालात है, या फिर सिंध में अगर आप कुरंगी की तरफ जाएं या लियारी की तरफ जाएं, तो वो ज्यादातर जो हालात हैं, तो अगर आप देखें तो वो गंद ही नजर आता है, और तो कुछ मैं आपको बताऊं, अब आप कराची और लाहौर को कंपेयर करें। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, बिल्कुल कराची मिनी पाकिस्तान है। लाहौर के 3 शहर हो या 4 हो तो एक कराची ही बनेगा, लाहौर जितने कराची बनेगा। कराची का नाम दुनिया में बड़े सिटीज में आता है, बिग सिटीज में आता है, कई मुल्कों से बड़ा है कराची, कई मुल्कों से बड़ा, बेशक। आप लाहौर निकल जाए ना, मॉडल टाउन से निकले, आप बहरिया से निकल जाएं, और गुलबर्ग से जब आप आगे निकलना शुरू करेंगे ना, रेस कोर्स से आगे निकल जाएं और माल रोड से जब दूसरी तरफ जाएंगे, तो आपको वहां पे भी कूड़ा भी नजर आएगा, कचरा भी नजर आएगा। पुराने लाहौर में शालमी के इलाके में, दाता साहब के आगे इलाके में, या इस इलाके में, अलग लाहौर में बहुत काम हुआ है। इसके बावजूद भी पूरा लाहौर साफ नहीं है। लेकिन अगर अच्छा, उसके बाद आप अगर आ जाएं इधर फ्लैटों वाली साइड पे आ जाएं, फैसल टाउन से थोड़ा सा बैक साइड पे आ जाएं, सत्तू कतला वाली साइड पे आ जाएं, और जनरल हॉस्पिटल वाली साइड पे आ जाएं, यहां भी आपको कचरा आम मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है हमारी कि जब तक अवाम खुद सफाई नहीं करेगी, कोई गवर्नमेंट इतनी सफाई नहीं कर सकती। सफाई निस्फ ईमान है। हमारी पोजीशन ये है कि हम जब गाड़ी में जा रहे हो, हम जूस पिएं या कोई लेज खाएं, तो हम ये नहीं कहते कि इस शॉपर को गाड़ी में रख लें, कहीं रुकेंगे तो बास्केट में फेंक देंगे। हम फौरी वहां से शीशा नीचे करते हैं और उसको शीशे से बाहर फेंकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट भी तो देखें अब मैं आपको बताऊं, उस कराची में डेवलपमेंट हुई है। मैं कराची सिंध गया हूं, सिंध में जो आप कराची से बाहर निकलें तो आपको कारपेटेड रोड्स मिलेंगे। अब बहुत डेवलपमेंट हुई है। अभी कराची में अगर आप देखें तो गंबट तहसील में जो जिगर ट्रांसप्लांट है का हॉस्पिटल है, वो वहां पे है। बिल्कुल, ये तो जिसमें फ्री में, बिल्कुल फ्री में इलाज होता है, कोई मर्जी चला जाए। और एक और बात बताऊं, पाकिस्तान में शायद एक और उन्होंने वहां पे यूनिट कायम किया है, वो भी एक सिर्फ वहीं पे है सिंध में, बॉडी के पार्ट्स का ट्रांसप्लांट का। कौन सा है मेरे अभी ज़हन में नहीं है, वो भी लेटेस्ट उन्होंने बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया है। सही। फिर कराची में एक उन्होंने हार्ट का हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, आप सिंपल आईडी कार्ड लेके चले जाएं, वहां पर कहीं भी पाकिस्तान के किसी हिस्से से हो, वहां पे अपना फ्री ऑपरेशन करवाएं और वापस आ जाएं। बेहतर। हेल्थ में बहुत काम किया उन्होंने कराची में, सिंध में। सिंध बहुत बड़ा है। असल में हम सिर्फ कराची को काउंट करते हैं। हमारा मीडिया जो है ना, वो उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करता है जिससे उसकी रैंकिंग बढ़े। बिल्कुल, बेशक। और रैंकिंग बढ़े, और रैंकिंग हमारे पाकिस्तान में जो नेगेटिव इंप्रेशन है वो उसी में बढ़ती है। चाहे आप मुझ पे तनकीद कर रहे हैं, सही, तो जो मेरे मुखालिफ जितने होंगे वो सारे आपके साथ खड़े हो जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और ये चीज है। बाकी कराची में वो इतना बड़ा है, कराची के उसमें अभी बहुत काम की जरूरत है। अच्छा, आप इस हल्के में 190 में किसी अपसेट का सोच रहे हैं कि शायद कोई अपसेट देगा? इंशाल्लाह हम देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि आप बीपी 190 में आप बहुत बड़ा अपसेट दे सके। और इसी तरह को कोई अपसेट सोच रहे हैं 189 में?
नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे इफ्तिखार चचर सब जीत जाएंगे। वो इजीली कर जाएंगे, वो कैंडिडेट सामने नहीं है मुकाबले में ज्यादा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जमानतें जब्त हो जाएंगी। वहाँ पे अगर कंटेस्ट होगा तो मियां मंजूर अहमद खान भट्टू की बेटी का और इफ्तिखार का होगा। सही, ये पीटीआई तो है दोनों ही नहीं, मुकाबला कर सकते हैं। पीटीआई सही, है नहीं यहाँ पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपसेट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दीवान साहब आ गए। यहाँ मंजूर अहमद खान भट्टू जो है वो उसके वो तो अलग पैनल के थ्रू आ रहे हैं, खुरम जगीर। अलग उनका नहीं, यहाँ पे कौन सा पैनल बन सकता है उनका? यहाँ पे जो पैनल था वो उनका तो वो कह तो रहे पहले हैं कि टूट वो गया। कोई सियासी जमात बना रहे हैं या कुछ नहीं, ऐसा। हम भी उन्हीं के पैनल में से निकले, सही, दीवान इखलाक साहब भी उन्हीं के पैनल में से निकले, सही, सरदार अली हैदर जो है चौरस्ता मियां खां वाले, वो भी मियां मंजूर अहमद खान भट्टू के पैनल में से निकले, और दीवान इखलाक साहब और पीटीआई भी उन्हीं के पैनल में से निकल गई। अब वो तो पिछले इलेक्शन से 25-30 हजार वोट पहले लूज कर चुके हैं, तो अब दीवान साहब जो स्ट्रगल है जितनी कर सकते। वो स्ट्रगल वो भी करेंगे। अब इलेक्शन यहाँ पे ना बैलेंस इलेक्शन है, ये नहीं कि यहाँ पे 4 जो ग्रुप्स हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ आपको, और ये अवाम मेरी बात नोट कर लें। हाँ, मियां नूरुल अमीन नासिर फेवरेट है अभी भी, क्योंकि अब देखते हैं दीवान साहब उनके कितने वोट तोड़ते हैं। हमने तो जो करना है करना ही मतलब है। वो आपस में खेलेंगे, आपका वोट वहीं खड़ा है जहां पर है। नहीं, हमारा सबसे बड़ी मेरी जो खबर भी हमें अज्जा ना कि इस हल्के में खरल फैमिली से एक ही कैंडिडेट है, वो आप है। वो हम है। सही, और खरल बरादरी जो यहाँ पे बैठी है, मैं आपको बता दूं, इस हल्के के टोटल जो ब्लॉक हैं वो हैं 383 अच्छा ब्लॉक। अच्छा, पोलिंग की बात नहीं कर रहा, पोलिंग तो 180 कितने ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स का मतलब ये होता है जो आबादियां होती हैं, आबादियां होती हैं, गांव या आबादियां छोटी होती छोटी हैं, आबादियां, टाउन। जिसमें हवेली सिटी भी आता है। 53 ब्लॉक्स हवेली सिटी के आते हैं, फिर उसके बाद जो है बलोच बाबा चक या वसावा आ जाता है। तो ये तकरीबन 300 ब्लॉक्स जो हैं, उसमें से 141 ब्लॉक्स में हम खल बरादरी बैठे हैं। सही, 141 ब्लॉक्स में हम खल बरादरी बैठे हैं, और हवेली सिटी में भी हम लोग, हमारी खल बरादरी मौजूद है, जो है बलोच में भी है, बाबा चक में भी है, और काफी सारे हवेली के गिरदनवा जो हैं वो ऑलरेडी बैठे हैं। तो हमें एक तो ये जाती है कि खल बरादरी से सिर्फ एक कैंडिडेट है, वटू बरादरी से 3 कैंडिडेट हैं। मियां मंजूर अहमद खान भट्टू का बेटा है मियां खुरम जगीर, नूरुल अमीन नासिर साहब हैं, और मियां वसीम मानेक है। माने की बरादरी यहाँ पे बहुत छोटी है, वो एक वो 120 से 240 हो सकते हैं। वो बूंगा साला में बैठे हैं। उधर मेन रोल मियां आसम मानी के साहब का है, वो इनके साथ नहीं है, वो मियां मंजूर अहमद खान के साथ है मौजूदा। अच्छा। आगे नहीं पता उनका आगे आने वाला स्टेप क्या होगा। सही। तो इसलिए माने की बरादरी का एक वो गांव है, और एक इधर माने की निकी माने की या चुरा निकी माने की मियां कैसर मंजूर खान, मियां फैज माने का साहब, उनके जो वालिद साहब है वो भी मियां मंजूर अहमद खान के साथ हैं, और चुरा माने का वो छोटा सा है, वो उसमें हमारा भी हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप किसी बड़ा अपसेट देने के लिए तैयार हैं। अब हमारी जो बरादरी है, अगर मैं आपको बताऊं, हमारी बरादरी का जो वोट है एमपी के हल्के में वो 20-25 से ज्यादा है, 25,000 प्लस है हमारी जी खरल बरादरी का। तो मेरी कोशिश है कि कम से कम हम लोग कोई 70-80% तो हम इकट्ठे हों। तो हमारे साथ फिर बाकी बरादरी भी शामिल हैं, वटू बरादरी के दोस्त भी शामिल हैं, चशी बरादरी के दोस्त भी शामिल हैं, और रहमानी बरादरी के दोस्त भी हमारे साथ शामिल हैं। इस तरह और जितनी भी बरादरीज हैं उनके दोस्त ऑलरेडी हमारे साथ भी खड़े हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये जैसे अगर इलेक्शन की डेट आज फाइनल हो जाए तो आपको बहुत सारे अपसेट नजर आने शुरू हो जाएंगे कि ये भी छोड़ गए, ये भी छोड़ गए, ये भी छोड़ गए। कोई दीवान साहब के साथ जाएंगे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जाएंगे। जो इनसे तंग है इन दोनों ग्रुपों से वो भी दाएं बाएं होंगे। तो बिल्कुल अपसेट इस हल्के में अपसेट ही होगा। आपको ये बता दूं कि दीवान साहब जीत जाए, हम जीत जाए, कोई भी जीत जाए, थोड़े मार्जिन पे जीतेंगे। अच्छा, मार्जिन इतना बड़ा, मार्जिन नहीं इतना बड़ा होगा। 20 से 25 हजार का इलेक्शन है ये। अब अच्छा, जो 25,000 22-23 क्रॉस कर जाएगा, 25 पे पहुंचेगा, वो एमपी बन जाएगा। चले जी, बढ़िया दुआ है कि जी आप बहुत बड़ा अपसेट दे सकें और आप कामयाब होकर इलाके की खिदमत भी करें। सियासत से थोड़ा हटते हैं, जो कि बड़ी वो बातें होंगी सियासत की। अच्छा देखिए, हर इंसान जो है वो जब जवानी में होता है तो बहुत सारे जो कारनामे हैं वो सर अंजाम देता है, और जवानी चीज़ ही ऐसी है, तो उसमें कभी कभी मोहब्बत भी हो जाती है, कभी नहीं बल्कि यकीनन हो जाती है। तो कोई ऐसा शख्स या कोई मोहब्बत शादी में बदली हो, या फिर मोहब्बत हुई हो नाकाम रह गई हो, या ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुई नहीं, मोहब्बत हुई नहीं, टाइम ही नहीं मिला, मोहब्बत के लिए टाइम नहीं मिला। उसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं बड़ा बेटा था, मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनकी लाइफ जो थी वो ज्यादा सोशल लाइफ थी। वो गरीबों के साथ ज्यादा अपना टाइम गुजारते थे उनके मसाइल के लिए। तो उन्होंने रकबा जो था वो दिया हुआ था मुजारों को काश करने के लिए, थोड़ा सा खुद काश करते थे, बाकी
आवाम पब्लिक को दे देते थे, उसमें से हिस्सा ले लेते थे। वो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके मामला तो और होते थे, कभी वो कहीं जा रहे हैं, सियासी एक्टिविटीज सही। भी होती थी। तो मैं जब मैट्रिक के बाद फारिग हुआ तो लाहौर चले गए, एफसी कॉलेज मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैं वहां से हर वीक आता था। मैंने फिर यहाँ पे जिम्मेदारा स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। सही, जिम्मेदारी बढ़ती गई। अपने तौर पे मैं हर वीक आता था यहाँ पे, अपना लुक आफ्टर करना, वापस चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाना। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रकबा जो है उनसे लेना शुरू किया दिया, खुद काश करने के लिए। फिर मैंने जब 94 में बैंक ज्वाइन किया, तो आप देखें कि वहाँ पे मेरे जो दोस्त थे वो 2-3 हफ्ते घर नहीं आते थे, वो वहीं रुकते थे। हवेली के मेरे क्लास फेलो होते थे। और मैंने वहाँ से हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी, मैंने फ्राइडे वाले दिन वापस आ जाना। मैंने सारा दिन वो इधर गुजारना, हफ्ता भी गुजारना, एतवार भी गुजारना, बाहर जाना, फील्ड में जाना, जिम्मेदारे को देखना, बाकी मामलात के देखने। और उसके बाद मैंने सुबह 3 बजे वाली वैन पे यहाँ से मैंने बैठना, 3 बजे जाकर वैन पे बैठना, मैंने लाहौर पहुंचना, वहाँ पे मैंने तैयार होना, पैंट शर्ट पहननी, और उसके बाद मैंने ऑफिस जाना वहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा सर्विस भी बैंक की मैं लाहौर करता था। तो मैंने वहाँ पे ठीक 8:30 पौने 9 मैंने ऑफिस पहुंच जाना है वहाँ पे। तो मेरी लाइफ में एक तो मैं तो हल्का फुल्का स्पोर्ट्समैन भी था। अच्छा। तो मेरी ये लाइफ हमेशा ही स्ट्रगल रही। और मैं अपने बेटों से भी कहता हूँ कि मुझे जो है ना बिल्कुल नरम मिजाज बेटे नहीं मुझे पसंद, मुझे रफ टफ और स्ट्रॉन्ग बेटे चाहिए। और आपको काम से मोहब्बत होगी, हाँ बस ये वो इस कहते हैं सिलसिले में फिर वो ये चीज छोड़ दी थी वालिदैन पे, जहाँ वो शादी करेंगे, कि जहाँ वो पे कर मेरे देंगे, मैरिज हो जाए होगी हो बस जाए। ठीक है। हाँ ये पसंदीदा शायर हैं कोई? नहीं बस कोई खास नहीं है। फैज अहमद फैज की कभी कोई गुजरी नजर से तो पढ़ ली। वो देख लिया, कभी कोई याद भी नहीं रखे कभी, अच्छा या वो सागर सिद्दीकी साहब के अच्छा। कभी कोई गुजरे तो वो देख ले। ऐसा नहीं कोई शायरो शायरी या इन चीजों से। जवानी में शौक तो मुख्तलिफ होते हैं, तो कभी गाने वाने की तरफ और कोई वो गाने वाने पसंदीदा भी ऐसे, सिंगर या कोई वो गाना पसंद वो हो? जब जवानी में थे या म्यूजिक गाड़ी में, वो ऐसा होता था इस कान से सुना इससे निकाल दिया। वो अच्छा, कभी ये नहीं कि स्पेशली जो है फेवरेट ना, सुनो यार, ये बार बार सुनना है, ये बार बार। नहीं वो ऐसे नहीं, बस सो चलते गए। अच्छा अगर दोस्तों के साथ हैं वो चल रहा है। मेरे साथ दोस्त बैठे होते थे या कोई भी ऐसे दोस्त, बहुत तरह की कंपनी करने वाले होते थे। ये भी मैं खबर भाई एक आध चीज मैं यूथ को बताना चाहूंगा कि आप दूसरों के रंग में ना रंगें, बच्चों को स्पेशली। अगर आप में कोई अच्छी क्वालिटी है तो दूसरों को चाहिए कि वो आपकी क्वालिटी। मेरे साथ आपकी दोस्त होते थे, वो मतलब है वो ताश भी खेलते थे, वो फ्लैश भी खेलते थे, बंक पत्ता भी खेलते थे, वो ड्रिंक भी करते थे। मैं कहता था करते रहे आप, अभी उनका हम अपना नहीं है, करते हमारा थे। अपना है। अगर वो बैठे हैं वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो करें अपना करें, काम। बिल्कुल। और उनको मना करते थे भाई नहीं समझ, ठीक है भैया आप अपना करें, हमें क्या है। हमें क्या, मैं ये सिगरेट नहीं पीते, बड़ी अच्छी। मेरे वालिद साहब नहीं कोई सिगरेट वगैरह पीते थे, हुक्का भी चलता था डेरे में, सब कुछ। मैं भी नहीं पीता, कुछ नहीं करते। तो मैं ये बताता हूँ कि कभी भी नहीं वो, बल्कि एक दफा हमारे एक दोस्त थे हॉस्टल में, उन्होंने हमसे वो ताश पे खेल रहे, वो जुआ शुआ जो खेलते थे, वो हारना शुरू हुआ, उसने हमसे भी पैसे मांग ले, यार ये दे, हो गया तो आपको दे दूंगा वापस। वो भी लूज करके घर से खर्चा लेके जाते थे। फिर पता नहीं वो एक लंबी स्टोरी हमने की कैसे वो दिन गुजारे जो उधर थे। तो कभी नहीं ये ऐसी फजूलियात पे कभी भी बचपन से ही नहीं गया। अच्छा, चूंकि अब हम इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं, तो आपने सारी इनकी गुफ्तगू की जो है सुनी, मैं लास्ट पे सिर्फ चाहूंगा कि चंद एक लाइंस में आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा सिर्फ अवाम से एक ही पैगाम है कि एक तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, बेशक। और सियासत में सोच समझ के फैसला करें, जज्बात में आके नहीं। हमारी कौम बहुत जज्बाती है, वो जज्बात में आके जो बह जाती है जज्बात की रोह में, वो नहीं बहना चाहिए। एक दूसरा, ये जो 5th जनरेशन का जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, इसमें हमें नौजवानों को जो है उनकी इस्लाह की बड़ी जरूरत है, इससे बेशक बचना चाहिए। बेशक। पॉजिटिव के कामों के लिए सोशल मीडिया को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो सियासत है ना, ये मैं खाबिर भाई आपको बता दूं, ये इतनी ही जरूरी है जितनी आपके लिए रोटी जरूरी है, बेशक। जितनी आपके लिए हेल्थ जरूरी है, जितनी आपके बच्चों को लिए तालीम जरूरी है। सियासत में भी हर आदमी का रोल इतना ही जरूरी है, चाहे वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है या नहीं करता। नहीं कर- अगर आप लोग चेंज नहीं लाना चाहेंगे तो चेंज नहीं हो सकती। ना बेशक मुल्क में चेंज हो सकती है, ना आपके हल्के में चेंज हो सकती है। बेशक। इसलिए मेरा यह है कि हमेशा यूथ में नौजवानों को आगे आना चाहिए। ये अगर आपका फैसला यही कि ये अवाम आपके पर यही लोग मुसल्लत रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं, जिनको आपने देखा भी है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुकद्दर, फिर इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने जितने भी आपके सवालात होंगे वो इनका आपने मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू सुनकर आपके
जो सवालात होंगे वो आपका ज़हन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। राय साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और आपके लिए पाकिस्तान मेरी पहचान टीम की जानिब से ढेर सारी ख़्वाहिशात, नेक ख़्वाहिशात कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और आप आमीन, मुल्क व आमीन। कौम की आपको भी मौका मिलना चाहिए कि आप मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें, इस इलाके की खिदमत कर सकें और हाँ, 190 में को बड़ा अपसेट दे सकें। तो ये इंशाल्लाह। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम इस अपसेट को देखें। नाज़रीन, बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान मेरी पहचान के पेज पर आप इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं और उसके साथ-साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करें। बातचीत विद ख़ावर अब्बास के साथ मैं आपका अपना होस्ट ख़ावर अब्बास आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।